नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे भारत ताइवान के बीच में जो संबंध है उनके बारे में, और भारत चीन के बीच में जो सीमा पे तकरार चल रही है उसके बारे में, और साथ ही साथ भारत सरकार की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो कैसे धीरे धीरे बदल रही है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो या फिर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेक्शन में इस टॉपिक से आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हो, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि ताइवान का क्या इंपॉर्टेंस है, ताइवान की रेलेवेंस क्या है, और साथ ही साथ भारत का उससे कैसा संबंध इस टाइम पे बढ़ रहा है। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप ताइवान के बारे में बेसिक्स देखोगे तो ताइवान इस टाइम पे ईस्ट एशिया में एक रिपब्लिक कंट्री है। हालांकि इसको बहुत सारे दुनिया के देश एक कंट्री के रूप में नहीं मानते हैं, पर 15, 20 या 30 देश ऐसे भी हैं जो इसको एक देश के रूप में मानते हैं। इसकी कैपिटल है ताइपे या फिर चाइनीज ताइपे भी इसको बोलते हैं, और इसका जो ऑफिशियल नाम है इस टाइम पे आप देखो तो इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। आपको दुनिया में इस टाइम पे देखो तो दो चाइना मिलेंगे। एक मिलेगा आपको पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको मेनलैंड चाइना बोलते हैं, जिसको हम लोग बड़ा वाला चाइना बोलते हैं, और जो छोटा वाला चाइना है या फिर आइलैंड नेशन जो है उसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब दोनों में अंतर यह है कि एक जगह कम्युनिज्म है और एक जगह डेमोक्रेसी है। एक जगह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आती है, जबकि दूसरे जगह अपॉइंटमेंट होती है। तो ये दोनों में अंतर आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है यहाँ का। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोग अपना नेता चुनते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रेसिडेंट की बात करो तो लगातार दूसरी बार यहाँ पे प्रेसिडेंट जीत के आई हैं। इनका नाम है साई इंग वैन। लास्ट टाइम भी ये प्रेसिडेंट थी और इस बार भी ये जीत के आई हैं। और इनके बारे में बताऊँ आपको तो ये एक बहुत अच्छी स्कॉलर रही हैं, ब्रिटेन से इन्होंने पढ़ाई करी है, तो इनको जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी नॉलेज अच्छी है। तो ये अपने देश में एक अच्छा डेवलपमेंट का मॉडल लेके आई है इस टाइम पे। अब पॉपुलेशन की बात करो अगर, तो यहाँ पे पॉपुलेशन है 2.38 करोड़, मतलब अच्छी खासी आबादी ताइवान में एग्जिस्ट करती है। अब हम देखते हैं कि ताइवान और भारत के बीच संबंधों में कैसे उतार चढ़ाव आते रहे हैं। तो अगर आप पुरानी बातों की बात करो तो जब ताइवान चाइना से अलग हुआ, या अलग क्या मतलब, एक तरह से चाइना ही वास्तव में वही था, पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है उसके चक्कर में इन्होंने अपना देश छोड़ दिया और एक नया कंट्री इन्होंने बनाया। अब उस टाइम से भारत का इनका स्टांस जो था भारत के पक्ष में वो बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट भी बनी वो भी एक तरह से चाइना सेंट्रिक गवर्नमेंट थी। तो उनकी जो एंशियंट आइडियोलॉजी है वो एक्सपेंशन की थी। पर वर्तमान में 1990s के बाद से, जब से यहाँ पे डेमोक्रेसी अच्छी हुई है या इवॉल्व हुई है, तो लोगों में एक तरह से सोशल वेलफेयर की बात या फिर ग्लोबलाइजेशन की बात फैली है। तो अभी भारत को लेकर इनका स्टांस बहुत पॉजिटिव रहा है पिछले कुछ सालों में। आप देखो तो आप देखो यहाँ पे, क्योंकि भारत का इस टाइम पे चाइना से अग्रेसन चल रहा है सीमा विवाद को लेकर। लद्दाख में भारत के सीमा के अंदर चाइनीज ट्रूप्स आ गए थे, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी। या अरुणाचल के कुछ एरिया में वो इन्फिल्ट्रेशन करते रहते हैं। या आप देखो तो नेपाल सीमा के पास लिपू लेक पास है, वहाँ पे भी डोकलाम में भी चाइनीज अग्रेसन होती रहती है। तो आप भारत और चीन के भी रिश्तों की बात करो तो ये बहुत हमेशा से ही खट्टे मीठे रहे हैं। हमारा व्यापारिक संबंध अच्छा है, पर जो हमारा सीमा विवाद है वो बहुत ही प्रगाढ़ है, जो भारत और चीन के लिए एक नासूर बना रहता है हमेशा से। क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं वो भारत को हमेशा से परेशान करती हैं, भारत की संप्रभुता की को चोट पहुंचाती है। अब हम बात करेंगे भारत ताइवान के रिश्तों के दो चार बिंदु जो हैं। सबसे पहले आप देखो तो ताइवान को जो एक देश है वो भारत अभी भी नहीं मानता है। भारत एक तरह से जो वन चाइना पॉलिसी है चीन की उसमें विश्वास रखता है, क्योंकि भारत के जो व्यापारिक रिश्ते चाइना से बहुत प्रगाढ़ हैं। तो भारत को एक तरह से डर रहता है कि उनका बहुत नुकसान हो सकता है अगर हम वन चाइना पॉलिसी का विरोध करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ताइवान को अभी भी एक कंट्री नहीं मानते हैं, लेकिन उनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। क्योंकि भारत ताइपे एक ट्रेड एसोसिएशन है या ट्रेड यूनियन है, उसकी मुख्यालय चीन में वहाँ ताइवान में भी है और भारत में भी है। तो देखो तो हमारे देश में एम्बेसी नहीं है ताइवान की, या ताइवान में हमारी एम्बेसी नहीं है, पर एक तरह से व्यापारिक केंद्र हमारा वहाँ पे मौजूद है जो कि एम्बेसी का काम करता है बेसिकली। अब बात करेंगे अगर हम, तो भारत सरकार जो है वो हमेशा से प्रयास कर रही है कि जितना भी हो सके ताइवान के साथ संबंधों को सुधारा जाए। क्योंकि जो भारत है, भारत के जो सीमावर्ती देश है, जैसे पाकिस्तान देख लो आप, श्रीलंका देख लो, नेपाल देख लो, उनसे चाइना ने ऐसे संबंध रखे हैं कि भारत के लिए वो हमेशा ही नकारात्मक साबित हो रहे हैं। अभी देखो भारत नेपाल के बीच में संबंधों में काफ़ी कड़वाहट आई थी, तो उस चीज़ को लेके भी भारत को ये सोचना चाहिए कि ताइवान के साथ हम रिश्ते अच्छे करें। अब एक और चीज़ ये है कि ताइवान ने हमेशा से ही भारत का फेवर किया है 1990s के बाद से, जब से वहाँ पे डेमोक्रेसी आई है। उसका जो सीमा विवाद है भारत को लेके, लद्दाख को लेके या फिर अरुणाचल को लेके, वो बहुत न्यूट्रल स्टांस रहा है।
अब भारत ये सोच भी रहा है कि जो वन चाइना पॉलिसी उसमें थोड़ा सा ढील दिया जाए या फिर ताइवान को रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो, तो अभी जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भारत ने भी समर्थन किया था कि ताइवान को वहाँ पे एंट्री मिलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में क्या घटनाएं हुई हैं। तो रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो देखा कि ताइवान में जो प्रेसिडेंट बनी है ताई वेन सिंह, तो उनकी जो ओथ सेरेमनी है वो डिले हो गई थी। कैसे कि इनके इलेक्शन हुआ था, जनवरी में जीत के आई थी, तो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा इसको डिले करा गया और अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट करा गया कि इनकी जो सेरेमनी है स्वेयरिंग या फिर ओथ सेरेमनी वो हेल्ड करी गई। तो उस टाइम पे भारत ने सरप्राइजिंगली, मतलब किसी को उम्मीद थी नहीं, भारत सरकार ने 2 MPs को भेजा है यहाँ पे। मीनाक्षी लेखी जी हमारी जो दिल्ली से सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं, और साथ ही साथ एक है राहुल कासवान जी, राजस्थान से सांसद हैं, दोनों बीजेपी के सांसद हैं। तो ये उस सेरेमनी में वर्चुअली मौजूद रहे। मतलब कि आज के टाइम पे क्या है कि दुनिया में कोई किसी देश में जा नहीं सकता आसानी से, तो ये लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वहाँ पे मौजूद रहे और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट करा। साथ ही साथ इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भारत ताइवान के रिश्तों को और मजबूत करना है, अपने ट्रेड जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना है। साथ ही साथ भारत ताइवान का जो स्टांस है चाइना को लेके वो यूनिफॉर्म करना है। जैसे चाइना इंक्रोचमेंट भारत के साथ कर रहा है, वैसे ही वो ताइवान के साथ भी कर रहा है। अभी रिसेंटली चाइना ने ऑफर दिया था इन्हें कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं कि आप चाइना में आप मर्ज कर जाओ, आपको मैं ऑटोनॉमी दूंगा, और 1 नेशन 2 ऑटोनॉमस रीजन टाइप का सिस्टम जो इनका है, जो हांगकांग के साथ है, उस टाइप का इन्होंने ऑफर दिया। पर जो प्रेसिडेंट है विंग ने, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑफर। अब हम बात करेंगे कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो किस प्रकार से है। अब जैसे पहले मोदी सरकार के पहले भारत की जो पॉलिसी थी वो थी लुक ईस्ट पॉलिसी। मतलब हम जो पूर्व के देश हैं भारत के या फिर दुनिया के, ईस्ट एशिया के, उनके तरफ हम देखते थे कि हाँ अगर उनसे संबंध कुछ अच्छे हो सकते हैं तो हो सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज वी विल लुक ओनली। पर अभी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कहा है कि हम भारत के जो भी पूर्वी देश हैं या फिर दुनिया के जो पूर्वी एशियाई देश हैं, उनके साथ हम रिश्ते इतने मजबूत करेंगे कि हमारा जो व्यापारिक संबंध है, हमारा जो सामाजिक कल्चरल रिलेशनशिप है, या जो हमारा सामरिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, इनको इतना मजबूत करेंगे कि हम एक तरह से एशियन जाइंट के रूप में बढ़िया से उभर सकते हैं। क्योंकि जो कि चाइना अभी इस टाइम पे है, तो हमें एक तरह से रेजिस्टेंट करना होगा, नहीं तो अगर आप नहीं करोगे तो भारत की जो सीमा है उसको हमेशा से एक खतरा रहेगा। तो अगर आपको ये चीज़ मालूम है कि हम अगर जापान का या साउथ कोरिया का या ताइवान का या फिर आप देखो तो वियतनाम का, इनका अगर साथ नहीं लेते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा चाइना को कंटेन करना। क्योंकि उसने तो हमारे यहाँ से आप देखो नेपाल को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, इन सबको इस तरह से कंटेन करा है कि वो कभी भी इन सब का यूज कर सकता है हमारे खिलाफ। तो हमें भी तो कोई एक एलाई चाहिए इस तरह से रीजन में, पैसिफिक में, या फिर क्या कहते हैं उसको, एशिया प्रशांत क्षेत्र में। तो इस लिहाज से आप देखो तो भारतीय सरकार को जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और वियतनाम, इनके साथ रिश्ते और मजबूत करने चाहिए। हालांकि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं अभी, पर हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनको सैन्य रिश्तों में बदलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे थोड़ा और टाइम भारत सरकार को देना चाहिए और इसको जितना जल्दी हो सके और मजबूत करना चाहिए। तो अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इस टॉपिक से आपको अच्छी नॉलेज मिली हो, तो हमारी वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल दर्पण गुरुजी को सब्सक्राइब करिए और अपनी क्वेरीज भेजते रहिए, जिससे हम आगे के टॉपिक्स पे आपकी जो क्वेरीज हैं उन पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।